नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों, वो रहेगी हमारी अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के। और आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी क्लासों को लगातार लेते रहें और नोट्सों को भी डाउनलोड साथ साथ करते रहें। जैसे जो भी क्लास होगी उसी दिन उसी के नोट्स आपको उसी चैप्टर के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आपको मात्र नाम मात्र का शुल्क देना है, केवल 21 रुपये। और वो शुल्क है केवल आपका वैलिडिटी का। कोर्स का कोई भी प्राइस हमने नहीं रखा है, ये केवल सर्विस फ्री प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं। और आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के। और तीसरा जो अधिगम का सिद्धांत हमारा आता है वो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था साथियों, B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, 1938 में दिया गया था। और इस सिद्धांत को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी का अन्य नाम है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, और इसका अन्य नाम और भी है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों ये हमारा अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा, इसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनरी थ्योरी। इसके कई नाम हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो B.F. स्किनर साहब ने उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के अंदर बात करें तो पुनर्वलन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अपने इस सिद्धांत में B.F. स्किनर साहब ने एक चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। एक बॉक्स था जिसको बाद में स्किनर बॉक्स नाम दिया गया था। उस बॉक्स में बंद करने के बाद उस चूहे के लिए कुछ अनाज के दाने जो थे भोजन के रूप में दिए गए थे। और ये भोजन यहाँ पर इस सिद्धांत में पुनर्वलन का कार्य करेगा। तो इस सिद्धांत को मैं किसी दिन आपको और डीपली तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में ये नोट्सों के माध्यम से है। तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए चूहा बार बार उछल कूद करता है, अनुक्रिया करने लगता है। तो चूहे को जब भोजन मिल रहा था तो ये भोजन जो है साथियों पुनर्वलन का काम करने लगता है इस सिद्धांत के अंदर। आगे चलते हैं कि B.F. स्किनर जो साहब हैं वो अपनी अनुक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देते हैं। इस सिद्धांत में क्या कहते हैं कि व्यक्ति को अनुक्रिया करते रहना चाहिए। क्रिया अगर करेगा तो क्रिया के माध्यम से वो अगले स्टेप को भी पूरा कर लेगा। इसलिए उन्होंने B.F. स्किनर साहब ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, जो थॉर्नडाइक ने SR सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उस सिद्धांत को इन्होंने RS सिद्धांत में बदल दिया, यानी रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस थ्योरी। तो यहाँ पर B.F. स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया करने के तुरंत बाद बालक को पुनर्वलन देना चाहिए। तो उन्होंने इस सिद्धांत में पुनर्वलन जो शब्द है इसका सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया है, पुनर्वलन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और प्रश्न अगर पूछा भी गया है कई बार कि अपने सिद्धांत में पुनर्वलन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो थे हमारे B.F. स्किनर साहब। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो वो थे साथियों क्लार्क एल हल। कौन थे? क्लार्क एल हल। तो सिद्धांत तो दिया था क्लार्क एल हल ने, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो थे B.F. स्किनर साहब। तो ये आपको याद रखना है कि पुनर्वलन मिलने से जो व्यक्ति है या बालक है वो बार बार क्रिया करता रहेगा और उसकी क्रिया करने की गति में तीव्रता आने लगेगी। अगर इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्वों की बात करते हैं तो प्रश्न यहाँ से बनता है, उचित व वांछित अनुक्रियाओं से पुनर्वलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर से पुनर्वलन करने पर या देने पर बच्चे का जो क्रिया करने का प्रभाव है वो कम पड़ जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। इस सिद्धांत में चूहों को भोजन का मिलना और उसके लिए क्या है, उचित पुनर्वलन है। चूहों को जो भोजन था वो भोजन पुनर्वलन का कार्य कर रहा था। इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द या पुरस्कार देकर भी हम बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्वलन दे सकते हैं। यदि हम बच्चों की प्रशंसा या पुरस्कार उनको दे दें तो प्रशंसा और पुरस्कार जो है उसकी
क्रिया करने की गति को बढ़ा देगा और ये प्रशंसा और पुरस्कार यहाँ पर बच्चे को पुनर्वलन का कार्य करते हैं। तो ये अपने सिद्धांत में स्किनर साहब ने बताया था। और जो ये सिद्धांत है साथियों, उसमें इन्होंने अभिक्रमत अनुदेशन को भी शामिल किया था। एक अभिक्रमत अनुदेशन का सिद्धांत भी आता है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। और बात करें अभिक्रमत अनुदेशन की तो साथियों इसका प्रतिपादन BF स्किनर साहब ने किया था। और कब किया था? 1954 में किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत बात करें, अभिक्रमत अनुदेशन सिद्धांत हमारा चल रहा है, इसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम बनाए जाते हैं। यानी पहले बच्चा, जैसे मान के चलते हो 1 से 100 तक गिनती सीखता है, तो पहले बच्चा 1 से 10 तक सीखेगा, फिर 11 से 20 तक सीखेगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चा फॉलो करता जाएगा। तो यही हमारा सिद्धांत कहता है कि पहले बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती है। बालक फ्रेम को पढ़कर के अनुक्रिया करता है और सही अनुक्रिया करने पर बालक के सामने पुनर्वलन के रूप में अगला फ्रेम दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब, जैसे बच्चे ने पहले 1 से 10 तक गिनती सीखी, तो उसके बाद 1 से 10 तक गिनती लिखने के बाद बच्चे से कहेंगे भाई अब तुम 11 से लेकर के 20 तक गिनती रखो। तो बच्चे ने ये 1 से 10 तक गिनती लिखने का स्टेप जैसे ही पूरा किया, अब हम उसको पुनर्वलन के रूप में क्या दे रहे हैं कि भाई 11 से 20 तक लिखना सीखो आप। तो यही बात इस सिद्धांत में स्किनर साहब ने कही है। फ्रेम की संरचना में शिक्षण सूत्रों का भी अनुसरण किया गया था और अभिक्रमत अनुदेशन को शिक्षण मशीन का नाम दिया गया। इसमें बालक अपनी खुद की गति से सीखता है, निश्चय गति से बालक खुद ही सीखता है। अभिक्रमत अनुदेशन का उद्देश्य आपको याद रखना है, व्यवहार में परिवर्तन करना है। इसके अंतर्गत बालकों को अनुक्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं होती, बच्चे को खुद की स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है तथा जो नियंत्रण होता है वो अभिकर्मक के हाथों में होता है। यहाँ पर शिक्षक को अभिकर्मक कहा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं सुविधा प्रदाता के रूप में। अभिक्रमत अनुदेशन के पद आपको याद रखने हैं। अभिक्रमत अनुदेशन के 3 पद हैं और ये आपको क्रम के अनुसार याद रखना, क्रमानुसार इनको याद रखना है। पहला है हमारा उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है पुनर्वलन। स्किनर साहब ने 5 सिद्धांत और दिए थे अभिक्रमत अनुदेशन में और ये सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला सिद्धांत था उनका लघु पदों का सिद्धांत, दूसरा था बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा था शीघ्र पृष्ठपोषण जिसको हम फीडबैक कहते हैं, और चौथा है स्वगति का सिद्धांत, और पांचवा था स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। अब इस जो हमारा अभिक्रमत अनुदेशन है इसके कई प्रकार भी हैं, जैसे हम 4 प्रकार का यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा रेखीय अभिक्रमत अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमत अनुदेशन के प्रतिपादक VF स्किनर साहब थे, इसलिए इस सिद्धांत को स्किनरियन सिद्धांत भी कहते हैं और इसका प्रतिपादन 1954 में किया था। इसमें छोटे फ्रेमों का प्रयोग किया गया था और एक ही मार्ग का बच्चा अनुसरण करने लगता है। ये जो रेखीय अभिक्रमत अनुदेशन है उसमें त्रुटियां होने की संभावना कम होती है और पुनर्वलन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। अगला अभिक्रमत अनुदेशन हमारा शाखीय अभिक्रमत अनुदेशन, और इसका प्रतिपादन किया था नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 में, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं क्राउडेरियन सिद्धांत। इसमें बड़े फ्रेमों का प्रयोग किया गया था। इस सिद्धांत में बच्चे को कई सारे विकल्प दिए जाते हैं, लगभग 4 विकल्प तो होने चाहिए। जैसे आप ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम पढ़ते ना प्रश्न को, वो ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो शाखीय अभिक्रमत अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें त्रुटियां होने की अधिक संभावना होती है। यह निदान व उपचार के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला पढ़ेंगे हम अवरोह या फिर इसको मैथेटिक्स अभिक्रमत अनुदेशन कहते हैं, और ये सिद्धांत दिया था साथियों थॉमस F गिलफर्ट ने 1962 में। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे को कुछ विशिष्ट अनुक्रिया करनी होती है, अर्थात इसमें बच्चे को पहले अंतिम फ्रेम दिया जाता है और अंतिम फ्रेम को पहले प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बच्चे से 1 से 100 तक गिनती जो लिखी जाती हैं वो हमारी रेखीय में होती है, लेकिन जो अवरोह होता है इसमें उल्टा होता है। पहले बच्चे को 100 से लेकर के उल्टी गिनती लिखना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही कहता है
कि जो पहले फ्रेम दिया जाता है वो अंत वाला देते थे और सबसे अंत में पहले वाले फ्रेम को प्रस्तुत किया जाता था। अर्थात फ्रेम का जो प्रस्तुतिकरण था वो हमारा अवरोह क्रम में होता था, जबकि रेखीय और शाखीय में कैसा होता था? आरोह क्रम में होता था। इस प्रकार रेखीय अगर अभिक्रमित अनुदेशन है तो उसका उद्देश्य था हमारा व्यवहार में परिवर्तन करना, शाखीय का उद्देश्य निदान व उपचार करना, और अवरोह का उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु पर अपना स्वामित्व स्थापित करना। तो ये तीनों का आपको उद्देश्य याद रखना है। चौथा अभिक्रमित अनुदेशन है हमारा कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, और इसका प्रतिपादन किया था लॉरेंस स्टालरो व डैनियल डेविस। ये दो मनोवैज्ञानिक याद रखने हैं और 1965 में इसका प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि भाई जो शिक्षक है उस शिक्षक की जगह पर क्या काम लिया जाता है? कंप्यूटर काम में लिया जाएगा। कंप्यूटर ही यहाँ पर शिक्षक का कार्य करेगा। तो बताओ मध्यस्थता किसके मध्य में होगी? अब अंत्यक्रिया किसके मध्य में होगी? छात्र और कंप्यूटर के रूप मध्य में होगी। कंप्यूटर काम करेगा शिक्षक का, और शिक्षक क्या काम करेगा? केवल गाइडलाइन देने का काम करेगा, सुविधा प्रदाता का काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, एक अनुदेशक का काम करेगा। ठीक है ना? तो अनुक्रिया किसके मध्य में होगी? अब केवल छात्र व कंप्यूटर के मध्य। बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहों पर वो किया था 1938 में, और कबूतरों पर भी प्रयोग किया था, वो किया था 1943 में। तो ये दोनों आपको साल याद रखनी है। और चौथा सिद्धांत है हमारा अधिगम का, वो है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। हम बात करें गेस्टाल्ट जो शब्द है साथियों वो जर्मनी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार या समग्राकृति, समग्र आकृति। जर्मनी में 1920 में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय हुआ था, और इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्तियों को 4 व्यक्तियों के आपको नाम रखते हैं जो गेस्टाल्टवादी थे। पहले थे मैक्स वर्दिमर, दूसरे थे कोहलर, तीसरे थे कोफका, और चौथे थे कर्ट लेविन। इन 4 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है जो गेस्टाल्टवादी थे। यह सभी गेस्टाल्टवादी व्यक्ति थे तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो गेस्टाल्टवाद कहलाया। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किसने? कोहलर ने। ये प्रयोगकर्ता थे कोहलर। इन्होंने इस सुल्तान नामक चिंपांजी जो बंदर था उसको एक कमरे में बंद कर दिया और छत पर केले के झुमके को लटका दिया। अब उस केले के झुमके को पाने के लिए चिंपांजी बार बार उछल कूद करता है, लेकिन उस केले के झुमके को प्राप्त नहीं कर पाता है, और अचानक से उस चिंपांजी के मन में एक विचार आता है, और 2 छड़ी रखी हुई थी कमरे के अंदर। उन जब दिमाग में उसके में आया विचार कि भाई अगर इन दोनों छड़ियों को मिला दिया जाए या बांध दिया जाए, उन दोनों छड़ियों में चुंबक लगा हुआ था, दोनों छड़ियों को चुंबक लगा करके इन केलों को प्राप्त कर दिया जाता है, तो बड़ा अच्छी बात है। तो दोनों छड़ियों को पकड़ा और इस तरीके से उन्होंने मिला दिया, तो उसको केले प्राप्त हो गए। ये अचानक उनके मन में सूझ आई, मस्तिष्क में विचार आया, किसके? चिंपांजी के। इसी वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समझ में आया? इस प्रयोग में इस सिद्धांत का दूसरा नाम भी था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है किसमें होता है? बड़े व्यक्तियों के अंदर होता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि, यानी अचानक से सूझ का उत्पन्न होना। समझ में आया? इस प्रयोग से, इस सिद्धांत से कुछ नियम भी निकल करके आए, जो ये नियम आपको याद रखने। पहला है संरचनात्मकता का नियम, दूसरा समानता का नियम, तीसरा समीपता का, और चौथा सरलता का नियम। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे। इस सिद्धांत के अंदर प्रवर्तक आपको याद रखना, प्रवर्तक थे इस सिद्धांत के मैक्स वर्दिमर, प्रयोग किया था चिंपांजी पर कोहलर ने, और इनका साथ दिया था कोफका व कर्ट लेविन ने। तो ये 4 व्यक्ति थे जो गेस्टाल्टवादी थे। अगर इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को देखा जाए तो इसमें छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता वो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा सीखते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक साहब क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे अगर सीखते हैं तो वो मेरे नियम के अनुसार सीखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि, पहले प्रयास करेंगे, फिर गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे। लेकिन
गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, किशोर व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तो वो उनके मन में किसी काम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अचानक से सूझ या अंतर्दृष्टि पैदा होती है, और वो अचानक से जब सूझ आएगी तो उसके माध्यम से वो अपनी समस्या का सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। तो यही उन्होंने इस सिद्धांत में बताया था, और इन दोनों ही सिद्धांतों का अंतर भी है। जो हमारा पाठ्यक्रम सामग्री होती है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है किसी सिलेबस का, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है, अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर किया जाता है? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के सिद्धांत पर आधारित है। अपने पढ़ेंगे हम शिक्षण विधियों में पूर्ण से अंश की ओर, तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। अध्यापक को चाहिए कि वे बालकों को समस्याओं का पूरा ज्ञान कराए। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो वो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चे में अचानक जो सूझ उत्पन्न होगी व्यक्ति के अंदर, वो उसी दृष्टि में उत्पन्न हो सकती है जब उसको पूर्ण तरीके से ज्ञान होगा। विज्ञान, गणित और व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने के लिए या सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। भाई गणित के प्रश्नों को हल कब कर सकता है? जब बच्चे के पास में पूरी तरीके से सारे के सारे शिक्षण सूत्र होंगे, तभी जाकर वो सवाल को हल कर पाएगा। तो यही सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत के द्वारा कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास भी होता है। बच्चा दिमाग भी तो लगाएगा। अनुसंधान व समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत की मुख्य भूमिका है, और यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है और तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। तो आप लोग अंतर कर लो, इस यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल कौन देता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत देता है, प्रयास एवं त्रुटि का। लेकिन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या कहता है कि ये तार्किक तरीके से सीखना चाहिए। व्यक्ति के अंदर अचानक से सूझ आएगी तो वो उस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। सबसे पहले पाठ योजना को जो सर्वप्रथम विचार आया था वो गेस्टाल्टवादियों के मन में ही आया था। इसलिए आपको याद रखना है, पाठ योजना या पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। अगला सिद्धांत अब पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और अच्छा है इसके प्रतिपादक थे अल्बर्ट बांडुरा, जो कनाडा के निवासी थे। 1977 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत और मॉडलिंग पी थ्योरी। ठीक है ना? तो ये इसके अन्य नाम है। इस सिद्धांत में क्या होता है सुनिएगा। समाज के द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने और अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण यह सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाया। इस सिद्धांत में उन्होंने एक गुड़िया और एक जोकर पर प्रयोग किया था, अल्बर्ट साहब ने, बांडुरा जी ने, कि एक गुड़िया और जीवित जोकर पर किए गए प्रयोगों से बांडुरा ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति किससे सीखता है? बच्चा किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। समाज में सबसे पहले बच्चा व्यवहार को देख करके सीखेगा कि दूसरा बड़ा व्यक्ति जो है किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका अनुकरण करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। ये इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था। अलग से आपको और भी वीडियो बना दिया जाएगा अल्बर्ट बांडुरा का, पढ़ लेंगे आप लोग। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में ये प्रश्न 2021 में रीट लेवल 1 के अंदर पूछा गया था कि भाई अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं। तो ये 4 सोपान आपको क्रम से याद रखने, ये भी क्रमानुसार है। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था। पहला था इसका अवधान, यानी सबसे पहले बच्चा ध्यान केंद्रित करेगा। अवधान के बाद धारण, और तीसरे नंबर पर पुनः प्रस्तुतिकरण, और नंबर 4 पर है पुनर्बलन या फिर इसको अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था रीट लेवल 1 में। नोट याद रखना है कि जिसको देख करके बालक व्यवहार करना सीखता है उसे हम प्रतिमान या मॉडल भी कहते हैं। भाई बच्चा किससे सीखता है? मॉडल के माध्यम से भी सीख सकता है, तो इसको प्रतिमान या मॉडल थ्योरी भी कहते हैं। दूसरों के व्यवहार को देखकर अगर सीखता है तो उसको हम सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक गुड़िया पर यह प्रयोग किया गया था जिसको हम बेबी डॉल स्टडी कहते हैं, और ये 1961 में प्रयोग किया था।
अब इसके शैक्षिक महत्व की बात करें तो बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयोगी है। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर में अपने आप को समर्थ पाते हैं, यानी कि बच्चा सही क्या है और गलत क्या है इस चीज़ का निर्णय नहीं कर पाता। यही कारण है कि वे गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। भाई बच्चा क्या जानता है, बच्चे को तो सही और गलत का कोई पता ही नहीं है, तो जैसा बड़े व्यक्ति करते हैं उसका अनुकरण बच्चा कर लेता है और वैसा ही सीख लेता है। अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित करने के तरीके प्रस्तुत करने चाहिए। कहने का मतलब बच्चों के सामने अगर आप अच्छी क्रिया करोगे तो अच्छा व्यवहार करने लगेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा। कक्ष की परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यवहार प्रस्तुतिकरण करने वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करने चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक अनुकरणात्मक व्यवहार करता है, अर्थात देख करके या सुन करके सीखता है। अगला सिद्धांत है हमारा पुनर्वलन का सिद्धांत, और इसको भी कई नामों से जानते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि भाई इस सिद्धांत को किस नामों से जाना जाता है। कई नाम है इसके। पुनर्वलन सिद्धांत भी इसको कहते हैं, इसको प्रवलन सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, रेनफोर्समेंट थ्योरी। अन्य नाम और भी याद रखने, इसको क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत कहते हैं, चालक न्यूनता सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेरणा पुनर्वलन हास्य सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं और यथार्थ सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों क्लार्क एल हल साहब ने 1943 में। कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक का नाम याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में क्लार्क एल हल ने इस पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में 1951-52 में उन्होंने अपनी एक अंतिम पुस्तक थी जिसका नाम था ए बिहेवियर सिस्टम, उसके अंतर्गत इस सिद्धांत को विस्तृत रूप में बताया था। और ये सिद्धांत किस पर काम करता है कि भाई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अनुक्रियाएं करने लगता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जबकि क्या कहता था कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, इस सिद्धांत में अंतर समझो। थॉर्नडाइक का कहना है कि उद्दीपक को देख करके बच्चा अनुक्रिया करता है, जबकि क्लार्क एल क्या कहता है कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण नहीं होती, आवश्यकता के कारण होती है। समझे आप? उसमें बताया था कि भाई बिल्ली को मांस का टुकड़ा उद्दीपक था, तो उसको देख करके उसको पाने के लिए बार बार उछल कूद कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। लेकिन क्लार्क हेल कल क्या कहता है कि जो अनुक्रिया होती है वो उद्दीपक के कारण नहीं हो रही थी, भोजन के कारण नहीं हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी कि उसको भूख लग रही थी, और भूख क्या है यहाँ पर एक आवश्यकता है। समझे आप? यही अंतर था इसमें। यानी कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपने हर एक प्रयास को पूरा करता है, तो उस प्रयास को जब पूरा करेगा तो वो उस प्रयास में सफल भी होगा, और हर एक सफल जो कदम होगा व्यक्ति को पुनर्बलन देने का काम करता है, तथा व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करता है और आगे बढ़ता जाता है और आवश्यकता की पूर्ति करके चालक को शांत कर लेता है। यहाँ पर चालक का मतलब है किसी चीज़ को पाने की प्राप्ति, किसी लक्ष्य की बात करें। यहाँ पर सीधा सीधा लक्ष्य होता है कि जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इमेजिन दैट अगर आप रीट में सबसे पहले आपने प्री को पास किया, उसके बाद आप मेंस को पास करेंगे, तो आप जब मेंस में कब जा पाओगे? जब आप प्री को पास कर लेंगे। तो प्री पेपर जो आपका होगा यहाँ पर, इसको पास करना आपका एक पुनर्बलन का काम करेगा, और जो प्री पास आप कर लेंगे तो अगला स्टेप क्या आएगा? मेंस का आएगा। यही इस सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति को आवश्यकता क्या है, अब किस चीज़ की है। पहले उसको प्री की आवश्यकता थी, अब वो मेंस की आवश्यकता है, और इस मेंस की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति प्री को पुनर्बलन बनाएगा और तब अनुक्रिया करेगा। ये सिद्धांत में बताया। क्लार्क एल कहते हैं कि भाई इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखेगा कब? जब आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रक्रिया को काम में लेगी। स्किनर साहब क्या कहते हैं कि अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रयोग किए गए थे उनमें ये सिद्धांत पुनर्बलन का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये परिभाषा स्किनर की। इसमें आपको कुछ मुख्य संपत्ति आपको याद रखना है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, इनके स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में किसी चीज़ को पाने की आवश्यकता उत्पन्न होगी, आवश्यकता होगी उस चीज़ की,
आवश्यकता होगी तो व्यक्ति के पास लक्ष्य भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लक्ष्य। लक्ष्य को देख करके व्यक्ति के पास आवश्यकता होगी उसकी। अब लक्ष्य जब मिल जाता है व्यक्ति को तो उस लक्ष्य को पाने के लिए क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर जो चीज़ को पाने की भूख थी, जो चालक था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य उसका समाप्त हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। चालक न्यूनता बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है। इसके स्टेप हैं, सबसे पहले आवश्यकता, दूसरे नंबर पर चालक, तीसरे नंबर पर क्रिया, चौथे नंबर पर लक्ष्य और पांचवें नंबर पर चालक न्यूनता। एक दूसरा एग्जाम्पल आप समझिएगा कि एक बच्चे को यहाँ पर मान के चलते हो भूख लगी हुई है। क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई, तो उसको आवश्यकता किसकी है? भोजन की। भोजन की आवश्यकता है उसको, किसको शांत करने के लिए? भूख को। अब भूख को शांत करेगा तो क्रिया करेगा तो इसका मतलब अब उसको लक्ष्य पाना है कि मुझे भोजन मिल जाए किसी भी तरीके से। क्या मिल जाए? ये भोजन उसकी लक्ष्य प्राप्ति है। और जैसे ही भोजन मिलेगा तो उसका चालक जो है, इसका मतलब जो उसकी भूख है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये एग्जाम्पल सबसे बेटर है, आप लोग याद रख लेंगे। उसके बाद है हमारा संरचनात्मक निर्मितिवाद सिद्धांत, और इस सिद्धांत को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कंटिन्यूअस क्लास को लेते रहें। ठीक है? PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। धन्यवाद।